हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीन इंटरेक्शन पढ़ा था, याद आया आप लोगों को? काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट जीन इंटरेक्शन के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री, डुप्लीकेट, रेसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, कोलैबोरेटिव जीन्स, ये सारा कुछ पढ़ा था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये कई मायने में इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी और यूजुअल टेस्ट सीरीज के लिए भी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मीन्स मेनी, जेनिक मतलब जीन रेगुलेटेड, जनरेटेड। ठीक है, मतलब व्हेन अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, फेनोमेना इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड इन्वॉल्व जीन्स आर कॉल्ड पॉलीजीन्स। मतलब क्या है, समझना है। कभी कभी ऐसा है, कुछ कैरेक्टर्स हम लोगों में भी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हैं, जिसमें एक कैरेक्टर के कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन्स होंगे, और बहुत सारे जीन आपको पता है अलग अलग लोकस पे होंगे, अलग क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं, बट दे वर्क टुगेदर, दे गिव क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ये सब मिलकर एक एडिटिव इफेक्ट देंगे, सब मिलकर एक किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, तो फेनोमेना कहलाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, डेफिनेशन से बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं बच्चे, लेकिन जब मैं एग्जांपल के थ्रू आऊंगा तो 100% आप समझ पाएंगे, ये विश्वास रखें। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में हम लोगों ने देखा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है क्या। आइडिया वाज फर्स्ट गिवन बाय बोल सकते हैं नेल्सन एहले ने सबसे पहले कर्नल कलर ऑफ व्हीट में इसको स्टडी किया था। आगे चल के ईस्ट ने, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कोरला लिंक्ड इन टोबैको, मतलब स्टडीड इन केस ऑफ कोरला लिंक्ड इन टोबैको, टोबैको के कोरला, फ्लावर में कोरला होता है ना, कोरला के लिंक के रिस्पेक्ट में डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया। ह्यूमन में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया किसने? गाल्टन ने बताया। गाल्टन ने बताया क्या कि ह्यूमन में भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ क्लियर अभी तक नहीं हुआ होगा कि क्या है ये, तो सिंपल समझिए ऐसे कि एक जीन है कैपिटल ए, दूसरा जीन है कैपिटल बी, ये दोनों अलग अलग लोकस पे होंगे, अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे, लेकिन अगर दोनों मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर है कोई भी मान लीजिए, ठीक है, तो दीज टू जीन्स आर कॉल्ड पॉलीजीन्स। इन्हीं को क्या बोलेंगे? पॉलीजीन्स बोलेंगे। समझा आपने? ए और बी दोनों मिलकर किसी सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो ये जीन्स क्या करते हैं? पॉलीजीन्स। और फेनोमेना इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब कह सकते हैं, सिंपल समझिए, प्लियोट्रोपी में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? प्लियोट्रोपी में एक जीन था और मल्टीपल इफेक्ट आ रहा था, याद आ रहा था? सिंगल इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट, समझ रहे हैं ना? तो आप समझ सकते हैं प्लियोट्रोपी का एग्जैक्टली अपोजिट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रोपी क्या था? वन जीन, मल्टीपल इफेक्ट, और यहां पे समझना है आपको, सिंपल समझना है कि मेनी जीन्स, सिंगल इफेक्ट। आ रहा समझ में? मेनी जीन्स, सिंगल इफेक्ट और सिंगल कैरेक्टर, फेनोमेना इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में और क्या क्या है, कैसे आप समझ पाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कि जब बहुत सारे जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं तो फेनोमेना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। याद कीजिए प्लियोट्रोपी में क्या पढ़ा था? प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में यह था, प्लियोट्रोपिक जीन्स क्या करते थे? प्लियोट्रोपिक जीन मल्टीपल कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। सिंगल कैरेक्टर, ये फर्स्ट कैरेक्टर मान लीजिए, सेकेंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर। ठीक है, एक जीन, सिंगल प्लियोट्रोपिक जीन गिव्स और कंट्रोल मेनी कैरेक्टर, फेनोमेना इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी। अब यहां देखिए, यहां पर मेनी जीन्स, जिसको हम लोग बोलेंगे पॉलीजीन्स। ठीक है, मान लीजिए पॉलीजीन्स ए, बी, सी, ठीक है, और दे कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर। समझा आपने कि
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एग्जैक्टली अपोजिट हो गया किसका? प्लियोट्रोपिक जीन्स का। प्लियोट्रोपिक में एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करते थे और यहाँ पर बहुत सारे जीन्स मिलकर, पॉलीजीन्स मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रोपी में। और होपफुली आप अच्छे से समझ पाए होंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है। तो यही पढ़ा हम लोगों ने अभी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है क्या। इसी का नाम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी है, बिकॉज कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। जो इफेक्टिव कैरेक्टर है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, जो मैक्सिमम एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स पे। मतलब हम लोग काउंटिंग करेंगे, मोर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मोर विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। आ रहा है समझ में? इसलिए इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के थ्रू जो भी कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं उनमें काफी वेरिएशन और ग्रेडेशन देखा गया है। जैसे आप समझ सकते हैं, स्किन कलर की बात करें तो स्किन कलर में काफी ग्रेडेशन दिखता है, ठीक है, देखा होगा आपने। एक तो फेयर लवली की स्ट्रिप में भी देखा होगा, कई सारे ग्रेड दिखाते हैं वो लोग, है ना। और भी तो कई सारे होते हैं, ठीक है। हाइट को आप देख लें तो हाइट में भी बहुत सारा वेरिएशन दिखता है। वेट में देखें, वेट में बहुत सारा वेरिएशन दिखता है, लार्ज वेरिएशन दिखता है, ग्रेडेशन दिखता है। इसलिए इसको सब्सटेंटिव वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इट इज रिलेटेड विद द मेजरिंग फेनोमेना कि मीटर में या फिर वेट आप अगर मेजर कर रहे हैं तो वहाँ किलोग्राम में, ग्राम में, लेंथ कर रहे हैं तो मीटर में, सेंटीमीटर में, इन सब से कर रहे हैं, तो इसलिए इसी का नाम मेट्रिक इनहेरिटेंस भी कहलाता है। तो कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, सब एक ही है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ही सब्सटैंटिव है, यही क्वांटिटेटिव है, यही मेट्रिक है। और कई बार इसको क्यूमुलेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं, बिकॉज हियर डोमिनेंट एलील्स वर्क टूगेदर गिव क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव मतलब एडिटिव इफेक्ट भी देते हैं, इसलिए इसको क्यूमुलेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अब बात करते हैं डोमिनेंट एलील के बारे में। ये डोमिनेंट एलील अलग अलग लोकस पे हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं, बट मिलकर एक साथ काम करेंगे। और जितना ज़्यादा डोमिनेंट एलील होगा उतना ही वो कैरेक्टर इफिशिएंटली एक्सप्रेस हो पाएगा। मतलब हर डोमिनेंट एलील एनहांसमेंट ऑफ कैरेक्टर में लगा हुआ है। आ रहा समझ में? हर डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन है इन द एनहांसमेंट ऑफ कैरेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें जब हम लोग एग्जांपल के थ्रू आएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये सब बेसिक बातें हैं जिसको समझना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में फिनोटाइप और जीनोटाइप कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या है। तो फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला है 2n+1 और जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला है 3n। यहां पर n नंबर ऑफ पॉलीजीन्स हैं, समझना है। या n नंबर ऑफ हाइब्रिड नहीं है, या n क्या है? नंबर ऑफ पॉलीजीन्स हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो हम लोगों ने अभी बात किया। एक बात और बोलना चाहूंगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ही नाम मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस भी है। व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम पॉलीजीन्स दीज फीचर और कैरेक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल्ड बाय वेरियस एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। सिंपल समझिए, अगर हम लोग एग्जांपल को देखें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, तो जैसे फ्लैश प्रोडक्शन इन कैटल, मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल, ह्यूमन हाइट को देखें, ह्यूमन स्किन कलर को देखें, कॉब लेंथ इन टोबैको को देखें, भुट्टा का जो लेंथ है कॉब लेंथ इन टोबैको, मेज, कॉब लेंथ इन मेज, भुट्टा में कॉब लेंथ को देखें, कोरला लेंथ इन टोबैको को देखें, कोरला फ्लावर का कोरला पार्ट समझ रहे हैं, उसके लेंथ को देखें। तो इस तरह से कई सारे कैरेक्टर को आप देखेंगे, बहुत सारे ग्रेडेशन दिखते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सिंपल हम लोग अगर कंसिडर करें मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल, अगर मान लीजिए इफ अ cattle consist of all dominant allele, and even in presence of dominant allele, cattle will fail to give milk efficiently. हाउ? बताइए। तो बताइए, अगर डोमिनेंट एलील है तब भी अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो मिल्क प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। उसके बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हैं, बहुत सारी बातें हैं, समझ रहे हैं। तो सिर्फ पॉलीजीन से ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स से कंट्रोल हो रहा है। इसलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखते हैं। यूँ तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के, जैसा कि पढ़ा हम लोगों ने। मिल्क प्रोडक्शन है, फ्लैश फॉर्मेशन है, ह्यूमन स्किन कलर है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन हाइट है, ठीक है। उसके बाद कॉब लेंथ इन
मेज है, भुट्टा में लेंथ का भुट्टा का जो लेंथ है वो है, कोरोला लेंथ इन टोबैको, ये सब एग्जांपल हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के, ठीक है। लेकिन जैसा कि बताया कि प्लांट के केस में सबसे पहले डिस्कवरी की अगर हम लोग बात करें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय नेल्सन एहले इन केस ऑफ कर्नल कलर ऑफ व्हीट। मतलब व्हीट में, गेहूं में जो उसके ग्रेन का कलर है उसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में जानकारी दी किसने? नेल्सन एहले ने, ठीक है। उन्होंने ही बताया कि कर्नल कलर इज कंट्रोल्ड बाय टू पेयर ऑफ पॉलीजीन, दो पेयर ऑफ पॉलीजीन, दो पॉलीजीन मिलकर कर्नल कलर को कंट्रोल करते हैं। आप कर्नल समझते हैं ना? कर्नल, ऑल स्ट्रक्चर्स इनसाइड सीड कोट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कर्नल, ठीक है। गेहूं का रंग समझिए सिंपल, कभी वो ज्यादा रेड दिखता है, कभी थोड़ा कम रेड दिखता है, कभी व्हाइट भी दिखता है, डिफरेंट टाइप के व्हीट कलर आप देख सकते हैं मार्केट में, बहुत कॉमन है ये, ठीक है। तो नेल्सन एहले ने ही जानकारी दी थी। तो सपोज उन्होंने बताया दो पेयर ऑफ पॉलीजिन है, ए और बी हैं, तो ए का पेयर होगा कैपिटल डबल ए और बी। मतलब अगर ये दो पॉलीजीन से कंट्रोल हो रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिल फॉर द कंट्रोल ऑफ रेड कलरेशन, एक्सट्रीम रेड कलरेशन इन व्हीट विल बी 4। हाँ या ना बताइए? तो ये दो पेयर होंगे, कैपिटल ए पेयर में होंगे, बी पेयर में होंगे। मतलब एक्सट्रीम रेड, सबसे ज्यादा रेड होने के लिए नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिल व्हीट में क्या होगा बताइए? 4 हो सकता है मैक्सिमम, है ना। और अगर मान लीजिए कि एक भी डोमिनेंट एलिल नहीं होगा, तो रेड कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो व्हीट का कलर हो जाएगा व्हाइट। आप समझ रहे हैं? मतलब डोमिनेंट एलिल का कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा वेट कीजिए, हर बात समझ पाएंगे। अब सपोज कीजिए कि अगर ये 4 डोमिनेंट एलिल है, अगर ये एक्सट्रीम रेड है, तो ये बताइए अगर हम लोग कंसिडर करें कि ये अगर ऐसा हो जाए तो कितने डोमिनेंट एलिल दिख रहे हैं? 3। तो ये अगर एक्सट्रीम रेड है तो ये जरूर इससे थोड़ा सा कम रेड होगा ना, ठीक है। तो चलो ये एक्सट्रीम रेड है तो इसको हम लोग रेड लिख देते हैं, तो हो गया ये रेड, ठीक है। अगर ये 3 डोमिनेंट एलिल है तो रेड है, और अगर ये मान लीजिए 2 डोमिनेंट एलिल हो तो क्या होगा? रेड होगा, एक्सट्रीम रेड होगा या इंटरमीडिएट रेड होगा? सोचिए, अगर ये एक्सट्रीम रेड है, 4 का मतलब एक्सट्रीम है, तो 2 हो गया, हाफ हो गया, तो क्या होगा बताइए? इंटरमीडिएट रेड। ये क्या हो जाएगा बताइए? इंटरमीडिएट रेड। मतलब 2 डोमिनेंट एलिल आने पे इंटरमीडिएट रेड अपीयर होगा कर्नल का, पक्का ना। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो तो अगर मान लो सिंगल ए हो कैपिटल और बाकी दोनों स्मॉल हो, और बता चुके हैं कि डोमिनेंट एलिल कंट्रीब्यूट इन द एनहांसमेंट ऑफ कैरेक्टर। डोमिनेंट एलिल का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ, रेसिव तो सप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए यहाँ पे एक ही डोमिनेंट एलिल है, तो ये इंटरमीडिएट था 2 पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइट रेड। इसका कलर क्या हो जाएगा बोलिए? लाइट रेड। When single dominant allele is found, then coloration of kernel will be light red. और लास्ट वाला तो समझते हैं, when there is no any dominant allele, then white color of wheat will appear. हाँ या ना? अब क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कर्नल कलर ऑफ व्हीट 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन से कंट्रोल हो रहा है तो सबसे मैक्सिमम रेडनेस आएगा कब? जब चारों एलिल डोमिनेंट फॉर्म में होंगे। मतलब दोनों जीन और जो पेयर हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में होंगे। मतलब 4 डोमिनेंट एलिल्स गिव एक्सट्रीम रेड, 3 डोमिनेंट एलिल गिव रेड, 2 डोमिनेंट एलिल हाफ हो गया 4 से, 2 डोमिनेंट एलिल गिव इंटरमीडिएट रेड, सिंगल डोमिनेंट एलिल गिव लाइट रेड, and when there is no dominant allele, color of kernel will be white. तो इजिली आप समझ पाएंगे कि क्या है। तो देख रहे हैं ना कि हर डोमिनेंट एलिल कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक एडिटिव इफेक्ट दे रहा है, रेडनेस को बढ़ाता जा रहा है ना। यही है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यही है पॉलीजीन्स मेनी जीन्स, यही है क्वांटिटेटिव नंबर ऑफ एलिल, नंबर क्वांटिटी ऑफ एलिल डिटरमिन द कैरेक्टर, सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। आ रहा समझ में? Substantive, there is gradation in character, white, light red, red, intermediate red, extreme red, ये दिख रहा है, gradation दिख रहा है, so called substantive inheritance, and also controlled by various factors, internal external factors, so called multifactorial inheritance. अब हम लोग देखते हैं एक जो नॉर्मल केस है, जो मेंडेलियन जो क्रॉसेस हम लोग करते हैं, उस क्रॉस के थ्रू हम लोग रेशियो डिराइव करते हैं कि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ पॉलीजिन है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं है, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में रेशियो क्या चेंज आता है नहीं आता है, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है।
चलिए हम लोग देखते हैं अभी कर्नल कलर और वीट के केस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में रेशियो में क्या चेंजेस आता है। जैसा देख रहे हैं, जैसा अभी बताया आपको कि व्हेन ऑल एलेल्स अपीयर इन देयर डोमिनेंट फॉर्म देन एक्सट्रीम रेड कलरेशन विल अपीयर इन केस ऑफ कर्नल कलर इन वीट, ठीक है। और व्हेन देयर इज नो एनी डोमिनेंट एलेल देन कलर ऑफ वीट विल बी व्हाइट, ठीक है। तो ये तो अभी समझा चुके क्यों क्या कैसे। तो अब देखिए यहाँ पे ये गेमेट फॉर्मेशन हुआ और ये हो गया F1 जनरेशन, F1 प्रोजनी, ये दोनों हो गए F1 प्रोजनी। आप सिंपल समझिए, अभी जो लॉजिक आपको बताया था, अगर 4 डोमिनेंट गिनती कीजिए, 1 2 3 4 डोमिनेंट एलेल हैं तो एक्सट्रीम रेड है, तो 4 से आधा कर दें तो दो डोमिनेंट एलेल होंगे तो इंटरमीडिएट रेड होंगे। ये तो कॉमन, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहां काउंट कीजिए, 1 डोमिनेंट एलेल, 2 डोमिनेंट एलेल, यहां भी तो क्या कलरेशन आएगा बताइए। यहां पे ये होगा इंटरमीडिएट रेड। क्या होगा बताइए? इंटरमीडिएट रेड। F1 प्रोजनी आ गया, बताइए इंटरमीडिएट रेड, ठीक है। आप कंफ्यूज मत कीजिए। इंटरमीडिएट कैरेक्टर कहाँ अपीयर होता था, फिर से याद कीजिए जल्दी से, बताइए को डोमिनेंस में या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 प्रोजनी और इंटरमीडिएट टू पेरेंटल टाइप, याद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा हुआ था, लेकिन वो ब्लेंडिंग नहीं था। फिर फर्दर क्या हुआ था, F2 जनरेशन में फिर से रेशियो आ गया था, ठीक है। तो कई बार इसको कुछ लोग ब्लेंडिंग फेनोमेना भी बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है, ये अलग कंसेप्ट है। पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो ये इंटरमीडिएट रेड आ गया, ठीक है। सेल्फिंग करेंगे तो कॉमन जो चेकर बोर्ड बनाने का तरीका है उसी तरह गेमेट्स बनाएंगे, गेमेट्स को रख देंगे, और ये सारे जीनोटाइप वही हैं जो किसी भी क्लासिकल डायहाइब्रिड क्रॉस में लिखे जाते हैं। तो ये लिख गया। ऐसे तो अगर हम लोग मेंडेलियन रेशियोज को, मेंडेलियन जो भी सिस्टम है, लॉज है, उसको फॉलो करेंगे तो क्या आना चाहिए F2 रेशियो, बताइए जल्दी से। आना चाहिए था फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आना चाहिए ना। बट यहां पे समझना है आपको कि यहां पे जो पॉलीजेनिक रेशियो जो है वो क्या आएगा, आप समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पे 1 2 3 4 डोमिनेंट एलेल हैं तो ये तो हो जाएगा, बताइए एक्सट्रीम रेड होगा ही, ठीक है। अब ये बताइए ये 3 है तो एक्सट्रीम रेड के बाद मान लीजिए ये रेड है, 3 डोमिनेंट, यहां पे देखिए 3 रेड, यहां देखिए 2 डोमिनेंट मतलब इंटरमीडिएट रेड, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे 1 2 3 एक्सट्रीम रेड है, 4 पे 3 हुआ तो चलिए मान लेते हैं रेड या डार्क रेड मान लीजिए, ठीक है। छोड़िए रेड मानिए, एक्सट्रीम रेड है तो ये रेड हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 2 डोमिनेंट है, 2 डोमिनेंट मतलब क्या हो गया, इंटरमीडिएट रेड। यहाँ देखिए 2 डोमिनेंट है, क्या होगा, इंटरमीडिएट रेड, ठीक है। यहाँ पे 2 डोमिनेंट है, 1 डोमिनेंट है मतलब क्या होगा, बोलिए, बताया था ना अभी, लाइट रेड। ये क्या हो जाएगा, लाइट रेड। यहाँ देखिए 3 डोमिनेंट एलेल होगा, 3 डोमिनेंट एलेल को क्या किया था हम लोगों ने, रेड, ठीक है। ये देखिए 2 डोमिनेंट एलेल इंटरमीडिएट रेड, 2 डोमिनेंट एलेल इंटरमीडिएट रेड, 1 डोमिनेंट एलेल लाइट रेड, नो डोमिनेंट एलेल वाइट, ठीक है। सिंगल डोमिनेंट एलेल लाइट रेड, ठीक है। सिंगल डोमिनेंट एलेल लाइट रेड, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 डोमिनेंट एलेल इंटरमीडिएट रेड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इवन, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि even these two genotypes are different but they are phenotypically same। आप समझिए यहाँ पे ये सामने जो दिख रहा है ये हेट्रोजाइगस A, हेट्रोजाइगस B है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव A एंड होमोजाइगस डोमिनेंट B है। दोनों जीनोटिपिकली डिफरेंट हैं बट बोथ आर फिनोटिपिकली सेम ड्यू टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ड्यू टू क्यूमुलेटिव इफेक्ट। कि यहां पर जीनोटाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलेल इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप डिफरेंट हो सकते हैं बट दे मे गिव सेम फिनोटाइप इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ डोमिनेंट एलेल। समझ चुके हैं। तो यहां देखिए तो रेशियो कैसे चेंज हो गया है। तो इस पूरे में अगर आप देखते हैं तो एक्सट्रीम रेड आपको सिंगल दिखेगा। ध्यान दीजिए यहां पे एक्सट्रीम रेड 1 है तो 1 हो गया एक्सट्रीम रेड, ठीक है। अब देखिए रेड कलरेशन वाले कर्नल जो वीट हैं कितने हैं, रेड 1 2 3 4 दिख रहा है तो ये हो गया 4 हो गया रेड, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए तो रेड के बाद क्या है, इंटरमीडिएट रेड। गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 तो 6 हो गया इंटरमीडिएट रेड। क्लियर। आगे देखते हैं, अब देखते हैं इंटरमीडिएट के बाद, अब देख रहे हैं यहाँ रेड था तो इधर लाइट रेड,
ठीक है। लाइट रेड काउंट करते हैं, लाइट रेड देखिए कहाँ है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया लाइट रेड, ठीक है, और सिंगल है वाइट। तो देखिए तो ये है तो दिखने में डायहाइब्रिड क्रॉस की तरह, बट हियर ड्यू टू पॉलीजेनिक फेनोमेना रेशियो गेट्स चेंज्ड एंड नाउ द रेशियो इज 1:4:6:4:1। आप देख सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा नंबर किनका है, तो इंटरमीडिएट का। यही बताया था, इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नंबर ऑफ इंटरमीडिएट विल बी मैक्सिमम। जो प्रोजनी होंगे फिनोटिपिकली वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप वाले मैक्सिमम नंबर में अपीयर होंगे, एंड एक्सट्रीम फिनोटाइप्स आर रेयर। एक्सट्रीम फिनोटाइप मतलब एक्सट्रीम पेरेंटल टाइप, ये रेयर है, मतलब सिंगल सिंगल है, और इंटरमीडिएट प्रोजनीज आर मैक्सिमम, सो इट गिव्स बेल शेप्ड कर्व। आप समझ सकते हैं, बेल शेप्ड कर्व समझ सकते हैं। यहां पर भी सामने आपके देख सकता है, आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए, यहाँ पे स्किन पिगमेंटेशन के लिए है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल आउट ऑफ 16 प्रोजनी अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं ना कि ये 1 4 4 6 मैक्सिमम है 6, ठीक है, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैसा कर्व देता है, तो बेल शेप्ड कर्व और हिस्टोग्राम देता है, जिसमें इंटरमीडिएट्स का नंबर हमेशा मैक्सिमम होगा, इंटरमीडिएट का नंबर हमेशा मैक्सिमम होगा, और एक्सट्रीम फिनोटाइप रेयर होंगे और सबसे मिनिमम नंबर में होंगे। तो बताइए कि 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स के केस में रेशियो क्या हो गया, तो रेशियो है 1:4:6:4:1। समझ गए हैं। अब फॉर्मूला से इसको चेक करते हैं। अभी बोला था ना हम लोगों ने कि नंबर ऑफ कितने तरह के फिनोटाइप होंगे, तो 2n+1, तो फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स देखना है तो 2n+1, मतलब यहाँ 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन है, 2 × 2+1, तो आप देख सकते हैं मतलब 5, 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप के आपको फिनोटिपिकली डिफरेंट प्रोजनी आप देख सकते हैं, ठीक है। और जीनोटिपिकली अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3n मतलब 9 डिफरेंट टाइप के प्रोजनीज आपको देखेंगे। जीनोटिपिकली आप काउंट कर सकते हैं। तो फिनोटाइप कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला था 2n+1, जीनोटिपिकली फॉर्मूला था 3n। तो ये हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद रिस्पेक्ट टू 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स इन केस ऑफ कर्नल कलर ऑफ व्हीट। अभी तक तो अच्छे से समझ लिया कि 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन होने पे क्या रेशियो आएगा, 1:4:6:4:1, ठीक है। और ये बेल शेप कर्व आएगा, इंटरमीडिएट मैक्सिमम नंबर में होंगे और एक्सट्रीम फिनोटाइप रेयर होंगे, सबसे मिनिमम नंबर में होंगे, ठीक है। अब ह्यूमन के केस में डेवेनपोर्ट ने स्किन कलर के लिए बताया कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एप्लीकेबल है। थोड़ा सा याद करना है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ह्यूमन इंटेलिजेंस ये तो इंपॉर्टेंट है कि इंटेलिजेंस बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। जैसा आपने पढ़ा होगा ब्रेन में सेरेब्रल हेमिस्फेयर पे सल्कस और गाइरस, ये इंपॉर्टेंट है जो डिफाइनिंग है। फिर ब्रेन साइज, क्रेनियल कैपेसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जेनेटिक बेसिस पे अगर देखें तो मोर नंबर ऑफ डोमिनेंट पॉलीजीन्स मोर विल बी द इंटेलिजेंस, ऐसा माना गया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि डोमिनेंट एलिल हो किसी इंडिविजुअल में, लेकिन उसको प्रॉपर एजुकेशन ना मिले और एक्सपोजर ना मिले सोसाइटी का, तो क्या वो इंटेलिजेंट हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। इसलिए तो बोला था ये मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस भी है। मतलब डोमिनेंट एलिल होने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि फिनोटाइप एक्सप्रेशन हो और एक्सट्रीम फिनोटाइप आए, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय वेरियस एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर, जैसा कि बताया, ठीक है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए 25 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन हाइट के लिए 10 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स इन्वॉल्व हैं, और ह्यूमन स्किन कलर के लिए जो डेवेनपोर्ट ने बताया 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स इन्वॉल्व हैं। सपोज करते हैं, देखते हैं अभी। सपोज कीजिए ये 3 जीन्स हैं, कैपिटल A, B और C, ये तीनों मिलकर ह्यूमन में स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। स्किन कलर और ब्लैकनिंग ऑफ स्किन डिपेंड्स ऑन अ पिगमेंट कॉल मेलानिन। पता है ना, मेलानिन पिगमेंट है जो ब्लैकनिंग करता है स्किन का, है ना।
बेसिकली मेलनोसाइट के एक्सपोज और मेलनिन सिंथेसिस का फंक्शन क्या है कि हमारे इंटरनल टिश्यूज को, सेल्स को डैमेज होने से बचाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। मतलब ये हमारा प्रोटेक्टिव मेजर है हमारे स्किन का कि जब व्हेन स्किन इज ओवर एक्सपोज टू सनलाइट और यूवी रेडिएशन देन मेलनोसाइट विल एक्सपैंड एंड देयर विल बी मोर फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई कि मेलानिन का फॉर्मेशन हो रहा है स्किन कलर के लिए है और ये 3 डोमिनेंट एलेल इस काम को करते हैं। तो सिंपल समझिए ये 3 जीन्स हैं ए बी सी, तो हमेशा ये पेयर में होंगे। ठीक है, सपोज करते हैं कि कैपिटल ए जीन है, ये 5 म्यूएल मेलानिन का फॉर्मेशन करता है, सपोज मान लेते हैं। इसी तरह अगर ये पेयर में होगा तो कैपिटल डबल ए ये भी 5 म्यूएल का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह बी सपोज करते हैं ये भी 5 म्यूएल का फॉर्मेशन करता है, पेयर में डोमिनेंट होगा तो फिर ये भी 5 म्यूएल का फॉर्मेशन करेगा। कैपिटल सी भी 5 म्यूएल मेलानिन का फॉर्मेशन करेगा, ये भी 5 म्यूएल मेलानिन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ह्यूमन इंडिविजुअल में जो एक्सट्रीम ब्लैकनिंग होगा वो इसी जीनोटाइप के होने पे होगा, है ना। एक्सट्रीम ब्लैकनिंग ऑफ स्किन, जैसा कि हम लोग नेग्रो ब्लैक, जो अफ्रीकन ब्लैक है नेग्रो मानते हैं, वेरी डार्क बोलते हैं, वेरी डार्क टेक्सचर ऑफ स्किन विल अपीयर व्हेन these 6 allele appear in their dominant form, है ना। तो मतलब ये सिंपल समझिए, इसको ऐड करें तो आप देख सकते हैं 30 म्यूअल फॉर्मेशन। सपोज हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 30 म्यूअल फॉर्मेशन मैक्सिमम हो सकता है ह्यूमन में और ये मैक्सिमम ब्लैकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग घटाते आते हैं और देखते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट कैसे काम कर रहा था। अब सपोज कीजिए कि जीनोटाइप आपके सामने ये रहे। ठीक है, तो ये बताइए कि एक रेसिव होने की वजह से 5 म्यूएल मेलानिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस 25 म्यूएल मेलानिन विल फॉर्म। जैसा कि बताया कि अगर ये 6 डोमिनेंट एलेल है, जैसा देख रहे हैं 6 डोमिनेंट एलेल है, तो कलरेशन क्या बोला, वेरी डार्क। ठीक है, और ये 5 डोमिनेंट एलेल हो गए, तो 5 डोमिनेंट एलेल होंगे तो वेरी डार्क के बाद हम लोग बोलते हैं डार्क, ब्लैक स्किन, डार्क स्किन। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं थर्ड केस देखते हैं। अगर ऐसा हो जाए, ये देखिए, तो इस केस में 4 डोमिनेंट एलेल हैं और 2 रेसिव हो गए हैं, मतलब और 5 म्यूएल मेलानिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। तो 20 म्यूएल मेलानिन फॉर्मेशन व्हेन देयर इज 4 डोमिनेंट एलेल, और इसको हम लोग बोलेंगे फेयरली डार्क। क्या बोलेंगे, फेयरली डार्क। ठीक है, एक नाम दिया गया फेयरली डार्क, नहीं पता क्या मतलब है इसका, बस है। ठीक है, एक ग्रेड है, एक कलरेशन है। ठीक है, अब देखते हैं 4 जीनोटाइप को देखते हैं। यहां ध्यान दीजिए, अगर 6 डोमिनेंट एलेल्स हैं तो मैक्सिमम ब्लैकनिंग, दैट इज वेरी डार्क। ठीक है, नेग्रो ब्लैक। और अगर 3 डोमिनेंट एलेल, 6 का मतलब मैक्सिमम, तो 3 का मतलब उसका आधा, है ना। तो यहां होगा 15 म्यूएल का फॉर्मेशन हो गया। कब, when 3 dominant alleles are involved, then phenotypic expression will be intermediate dark। समझ पा रहे हैं। इसी तरह अगला देखते हैं। अब इस केस को कंसिडर करें तो यहां पर सिर्फ 2 डोमिनेंट एलेल देख रहे हैं। एक डोमिनेंट एलेल 5 म्यूएल, दूसरा भी 5 म्यूएल, तो टोटल मेलानिन फॉर्मेशन हो गया 10 म्यूएल व्हेन only 2 dominant alleles are involved and the phenotypic expression will be fairly light। समझा आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है, इस केस में देखें only 5 म्यूएल फॉर्मेशन मेलानिन will occur when there is only single dominant allele and it is, अगर ये डार्क है तो इसको लाइट लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन और हो सकता है कि कोई भी डोमिनेंट एलेल ना हो, तो इसका मतलब क्या है, देयर विल बी नो मेलानिन फॉर्मेशन।
तो जीरो म्यूअल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि रेयर है सोसाइटी में, लेकिन कभी कभार ये दिखता है। व्हेन देयर इज नो एनी डोमिनेंट एलिल, जीरो डोमिनेंट एलिल, देन इट इज कॉल्ड वेरी लाइट। दिस फिनोटाइप इज कॉल्ड वेरी लाइट। मतलब यहाँ पे वेरी डार्क को ही हम लोग नेग्रो के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग एल्बिनो के नाम से जानते हैं। मतलब देयर इज नो मेलनिन, मैक्सिमम मेलनिन, और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको इंटरमीडिएट, इसको हम लोग मुलेटो के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मुलेटो के नाम से जानते हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के आपको दिखा रहे हैं फिनोटाइप। नेग्रो, व्हेन ऑल डोमिनेंट एलिल, 6 डोमिनेंट एलिल्स आर फाउंड, then skin color will be very dark, or if there is no any dominant allele, there will be no melanin formation and individuals are called albinos। ठीक है, तो ये दिख रहे हैं। तो इसी तरह से अभी हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन स्किन कलर में कैसे ग्रेडेशन का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप ह्यूमन में स्किन कलर के लिए जीनोटिपिकली देखे जा सकते हैं, जो कि फॉर्मूला भी उसको जस्टिफाई कर रहा है 2n+1। हियर इन केस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर देयर आर 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन, तो 2 × 3 + 1 = 7। तो दिख गया 7 फिनोटाइप्स। अब यहाँ देख सकते हैं आप, एक इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए, आप कंसिडर कीजिए जरा कि इस कंडीशन को देखते हैं, इस कंडीशन को जैसा यहाँ पे कितने डोमिनेंट एलिल हैं? 5 हैं। अगर ये बताइए, अगर ऐसा हम लोग लिख दें, अगर ऐसा लिख दें, ध्यान दीजिएगा, ये सारे डोमिनेंट है, सिर्फ स्मॉल सी रिसिव है, यहां पे दिख रहा है आपको। अगर ऐसा कर दें हम लोग कि ये केस हो जाए, तो अब बताइए इस केस में क्या होगा? फिनोटाइप तो सेम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिल तो चेंज नहीं हुए। तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिल चेंज नहीं हुए, मेलनिन फॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ। तो इवन जीनोटाइप इज चेंज्ड बट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन विल बी सेम। तो यही है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मेन खेल कहिए, या जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, ये 4 डोमिनेंट एलिल है, तो ये फेयरली डार्क है। ये 4 कोई भी हो सकता है, मान लीजिए ये स्मॉल b कर दें और ये कैपिटल C। इवन देयर इज चेंज इन जीनोटाइप बट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन विल बी सेम। तो ये हम लोगों ने देखा ह्यूमन स्किन कलर के लिए कैसे कैसे ये फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हो रहे हैं। और अभी हम लोग चेकर बोर्ड बनाकर फाइनली रेशियो देखते हैं कि ह्यूमन स्किन कलर के केस में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में रेशियो में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग चेकर बोर्ड तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन हाँ, क्रॉसिंग करके 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन के लिए क्या होगा रेशियो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, ये देखते हैं। अभी देखा था हम लोगों ने ह्यूमन स्किन कलर के बारे में कि व्हेन ऑल जीन्स अपीयर इन देयर डोमिनेंट फॉर्म, तो ये टोटल कितने 3 जीन कंट्रोल करते हैं, ये टोटल 6 डोमिनेंट एलिल होंगे और मैक्सिमम 30 म्यूअल का फॉर्मेशन हो रहा था, जैसा एज्यूम किया था हम लोगों ने, है ना। तो ये वेरी डार्क कलरेशन होगा, और व्हेन देयर इज नो एनी डोमिनेंट एलिल देन कलर ऑफ स्किन विल बी वेरी लाइट। ठीक है, क्रॉसिंग किया गया, गैमेट बनाया और F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में 3 डोमिनेंट एलिल अपीयर हो रहे हैं, दे अपीयर इंटरमीडिएट डार्क इन कलर। ठीक है, आफ्टर सेल्फिंग सिंपल सोचिए कि ये ट्राई हाइब्रिड है, और ट्राई हाइब्रिड को सेल्फिंग करेंगे तो इस ट्राई हाइब्रिड से गेमेट फॉर्मेशन क्या होगा? 2⁻3, मतलब 8 गेमेट का फॉर्मेशन होगा मेल से और 8 फीमेल गेमेट से, और टोटल 8 × 8 मतलब 64 जो प्रोबेबिलिटी होंगे, 64 डब्बे बनेंगे पर चेकर बोर्ड में, 64 डिफरेंट टाइप के जीन मतलब प्रोजेनीज अपीयर होंगे, है ना, टाइप्स बनेंगे। तो आउट ऑफ 64 प्रोजेनी आप क्या देखेंगे कि ओनली सिंगल प्रोजेनी अपीयर विद एक्सट्रीम डार्क कलरेशन। तो ये वेरी डार्क होगा, याद है ना, पर चेकर बोर्ड में सिंगल फर्स्ट वाला बॉक्स में ही 6 डोमिनेंट एलिल अपीयर होंगे, जिसमें 6 डोमिनेंट एलिल होंगे तो कलरेशन होगा वेरी डार्क, ये सिंगल होगा। और एक होगा जो सबसे राइट बॉटम में होगा, जिसमें कोई भी डोमिनेंट एलिल नहीं होंगे, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, तो वो होगा वेरी लाइट। व्हेन देयर इज नो एनी डोमिनेंट एलिल, तो ये वेरी लाइट होगा, 0 डोमिनेंट। अब तो बात हो गई, जैसे बताया था, 6 डोमिनेंट एलिल वेरी डार्क मतलब नेग्रो ब्लैक, 0 डोमिनेंट एलिल मतलब वेरी लाइट मतलब एल्बिनो।
और जब 3 डोमिनेंट एलिल होंगे देन कलरेशन ऑफ स्किन विल बी इंटरमीडिएट डार्क। इंटरमीडिएट डार्क को हम लोगों ने मुलेटो बोला था। तो ये देखिए ये मैक्सिमम बन रहे हैं आउट ऑफ 64 20 प्रोजेनी अपीयर विद मुलेटो कलरेशन, सॉरी इंटरमीडिएट डार्क स्किन कलर दैट इज मुलेटो। तो ये क्या था 20/64 3 डोमिनेंट एलिल। उसी तरफ देखते हैं 4 डोमिनेंट एलिल वाले को फेयरली डार्क कहा गया था, 5 डोमिनेंट एलिल वाले को डार्क बोला गया था। इनका नंबर 6 है, इनका 15 है। और इसी तरह 15 2 डोमिनेंट एलिल वाले को फेयरली लाइट 15 है नंबर में। और 6 प्रोजेनी अपीयर विथ सिंगल डोमिनेंट एलिल एंड दे अपीयर विथ लाइट स्किन कलरेशन। तो यहाँ पर 3 पैरोपोलिजीन के केस में, ह्यूमन स्किन कलर के केस में रेशियो क्या हो गया पॉलीजेनिक का, हो गया 1:6:15:20:15:15:6:1 वेयर इंटरमीडिएट्स नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स आर मैक्सिमम यहाँ 20 और मिनिमम नंबर है रेयर टाइप्स 1 और 1। एंड अगेन वी कैन सी द बेल शेप्ड कर्व और ग्राफ और हिस्टोग्राम जैसा कि बताया था अभी। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया ह्यूमन स्किन कलर। अब एक दो बातें और है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन देखते हैं या एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और कंक्लूड करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। चलिए बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कुछ जो रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लें। 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन के लिए रेशियो था 1:4:6:4:1, ठीक है। और 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन स्किन कलर के लिए जो देखा हम लोगों ने रेशियो था 1:6:15:20:15:6:1, ठीक है। कभी कभी 4 पेयर ऑफ पॉलीजीन भी पूछे जाते हैं, तो जैसा याद कर लें, कोशिश करें, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तभी कोई बात नहीं है। देखिए क्या है रेशियो। तो रेशियो है यहाँ पे मान लें रेशियो है 1:8:1:28:1:70:56:28:28:1। तो ये रहा 4 पेयर ऑफ पॉलीजीन के लिए रेशियो। याद कर लें डायरेक्टली 1:8:2। एक्सट्रीम तो हमेशा 1:1 होगा, इंटरमीडिएट मैक्सिमम होंगे या नंबर होगा 70, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर के लिए पढ़ सकते हैं आप 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 और 1। खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम लोग चले आते हैं अब इस क्वेश्चन पे कि ये क्या है। सॉरी, ये 10 मीटर कर देते हैं और ये 2 मीटर कर देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लांट इज 10 मीटर एंड मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लांट इज 2 मीटर। अगर मान लें देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ प्लांट विथ दिस जीनोटाइप, ठीक है। अब सिंपल समझिए, इस जीनोटाइप के बारे में पूछा गया है, प्रोजेनी के बारे में पूछा गया है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि प्लांट हाइट इज कंट्रोल बाय, इन दिस केस प्लांट हाइट इज कंट्रोल बाय 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन ए एंड बी। तो ये बताइए मैक्सिमम हाइट है ये 10 मीटर, मतलब व्हेन both genes or alleles appear in their dominant form, then total number of dominant allele will be 4. 4 dominant allele contribute for 10 meter height, है ना। और when there is no minimum height, मतलब when there is no any dominant allele, then even in absence of any dominant allele, height of plant will be 2 meter. तो आपको समझना है कि यहाँ पर 4 डोमिनेंट एलिल मिलकर 10 मीटर का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में कोई भी डोमिनेंट एलिल नहीं है, तब भी 2 मीटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक्चुअल दीज 4 डोमिनेंट एलिल एक्चुअली कंट्रीब्यूट फॉर 8 मीटर ओनली। आप समझ पा रहे हैं ना, आप समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब कोई भी नहीं है तो 2 मीटर है, तो हो क्या रहा है समझिए। यहाँ पे देयर इज इंक्रीमेंट इन हाइट फ्रॉम 2 to 10 मीटर, 2 मीटर से 10 मीटर हो रहा है, इन्वॉल्विंग 4 डोमिनेंट एलिल। अब समझ रहे हैं ना, मिनिमम कोई नहीं है तो 2 मीटर है, मैक्सिमम मतलब 10 मीटर है, और कब है तो 4 डोमिनेंट, मतलब 4 डोमिनेंट एलिल 2 मीटर हाइट को 10 मीटर कर रहे हैं। मतलब ईच डोमिनेंट एलिल देयर विल बी हाइट ऑफ ओनली 8 मीटर। 4 डोमिनेंट एलिल 2 मीटर को कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। 4 डोमिनेंट एलिल 8 मीटर हाइट दे रहे हैं। तो ईच डोमिनेंट एलिल कंट्रीब्यूट फॉर 4 डोमिनेंट तेरा 8 मीटर। तो एक डोमिनेंट कितना देगा 2 मीटर। समझा आपने कि जब कोई भी नहीं है तो 2 मीटर है ना। जब कोई भी नहीं है तो 2 मीटर है, ठीक है। तो ये तो हो गई। और 4 डोमिनेंट एलिल हो रहे हैं, मतलब ये है तो 10 मीटर है, ठीक है। तो एक्चुअल में हाइट तो 8 मीटर का ही है, मतलब 4 डोमिनेंट एलिल मिलकर सिर्फ 8 मीटर का इंक्रीमेंट दे रहे हैं, 10 का नहीं 8 का इंक्रीमेंट दे रहे हैं। तो 8 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 4 से, तो एक डोमिनेंट एलिल 2 मीटर हाइट दे रहा है, पक्का ना। तो अब तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे इसका पूछा गया है, तो व्हेन देयर इज नो एनी डोमिनेंट एलिल, तब भी तो 2 मीटर तो होगा ही,
ये तो होगा ही, कोई नहीं है। और यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 डोमिनेंट एलिल आए, 1 डोमिनेंट एलिल 2 मीटर, तो 3 डोमिनेंट एलिल 2 इंटू 3 मतलब टोटल कितने हो गए 8 मीटर। आया समझ में? तो इस तरह से वेट के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि 2 टोमेटो है पर्टिकुलर, और मैक्सिमम साइज़ ऑफ टोमेटो या वेट ऑफ टोमेटो कुछ भी दे दिया जाए, मिनिमम साइज़ और वेट दे दिया जाए, और आपको बोला जाए कि एक पर्टिकुलर जीनोटाइप के टोमेटो का क्या वेट होगा। तो इसी मेथड से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको यही ध्यान रखना है कि ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ डोमिनेंट एलिल होने की वजह से हाइट कितना का है उस पर ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ 4 डोमिनेंट एलिल 10 मीटर नहीं दे रहे हैं, इनके होने से 10 मीटर ज़रूर आ रहा है, बट देयर इज़ हाइक ऑफ ओनली 8 मीटर, इस पे ध्यान देंगे। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो होपफुली आप समझ गए होंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं और अगला टॉपिक होगा जेनेटिक्स में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू वेरी मच।